हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स, आप सभी को नेशनल एजुकेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाते हैं। इस प्रक्रिया को भारत सरकार ने 2008 में आरंभ किया था, जिसके उपलक्ष्य में हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री के उपलक्ष्य में हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को एज अ एजुकेशन डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया और उसे पास किया गया। तभी से 2008 से ही नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाने लगा। आज हम चलिए पढ़ते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, जो हमारे एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, जो एक पिलर थे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के। इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ना केवल एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, बल्कि एक अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, बल्कि एक अच्छे वक्ता थे। ब्रिलियंट डिबेट करते थे लोगों से, बल्कि अच्छे वक्ता थे। उसके साथ साथ हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के एक स्तंभ थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर आलोचना की थी मुस्लिम लीग की। कई सारे जो भारत का विभाजन की जो मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा था, उसकी बढ़ चढ़ के आलोचना की थी उन्होंने। और ना केवल वो एक स्तंभ थे, बल्कि हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। हम उनके कुछ जीवन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरेबिया के मक्का में हुआ। उनका जो मूल नाम है वह है मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन। अब इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनकी जो फैमिली थी भारत में ही रहती थी, मगर 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके बाद ये लोग माइग्रेट करके सऊदी अरेबिया में, देन 1890 के बाद पुनः भारत लौटे आए कलकत्ता में। अबुल कलाम आज़ाद बचपन से ही काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे थे। उनकी कई भाषाओं पर पकड़ थी बचपन से ही। उर्दू, पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, अरेबिक, इन भाषाओं पर उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला अखबार लिसान उस सिद्दीकी, एक मैगजीन, मंथली मैगजीन थी, उसको पब्लिश करना शुरू कर दिया था, मात्र 12 साल की उम्र में। समझ रहे, मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया था। जबकि उस समय पर 1891 का, आपको मालूम होगा, फैक्ट्री एक्ट भी आ चुका था, जिसमें 12 साल से छोटे बच्चे को कार्य करना मना कर दिया गया था। उस समय पर अबुल कलाम आज़ाद एक पब्लिशिंग हाउस चला रहे थे। सोचिए कितने इंटेलिजेंट थे। चलिए इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। हमारी आज़ादी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे भारत देश की आज़ादी। मैंने आपको पहले ही बताया, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक स्तंभ के रूप में रहे हैं हमेशा। तो सीधी सी बात है, इन्होंने जो बंगाल विभाजन हुआ होगा उसका प्रोटेस्ट किया होगा। तो वही लिखा है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच वेंट अगेंस्ट पॉपुलर मुस्लिम सेंटिमेंट ऑफ द डे। ये है, उन्होंने जो बंगाल विभाजन था उसका विरोध किया, जबकि उस समय पर कई सारे मुस्लिम इस विभाजन के साथ आ चुके थे। परंतु ये बिल्कुल अलग खड़े रहे। नहीं, उन्होंने कहा विभाजन गलत है, मतलब गलत है। जो चीज़ गलत है उसको सही नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा अंग्रेज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए इस बात को। अबुल कलाम आज़ाद 1912 में उन्होंने अपना एक जर्नल शुरू किया पुनः भारत में, जिसका नाम था अल हिलाल। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य थे। पहला, भारत की नेशनल फ्रीडम को आगे बढ़ाना। दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाए रखना। परंतु गवर्नमेंट को ये बातें अच्छी लगेंगी? बिल्कुल नहीं लगेंगी। क्यों? इसके कारण गवर्नमेंट का जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में आया था, उसका जो मूल उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करना। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद क्या कर रहे थे? दोनों के बीच में यूनिटी पैदा कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, उल्टा सीधा गंदा अखबार चला रहे हो, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा के 1914 में उनके अखबार को बैन कर दिया। अबुल कलाम आज़ाद वहाँ नहीं रुके। उन्होंने एक और वीकली जर्नल चालू कर दिया, अल बाग बलाग के नाम से। उसका भी यही काम था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना। मगर अंग्रेज फिर नहीं रुके। अंग्रेजों ने कहा, क्या प्रोपेगेंडा हर रोज़ चलाते रहते हो, तुम्हारा ये अखबार तो बैन करेंगे ही करेंगे, तुमको भी कलकत्ता से निष्कासित कर देंगे, बिहार में जेल में डाल देंगे उठा के तुमको। उन्होंने कलकत्ता से निष्कासित कर दिया, अबुल कलाम आज़ाद को निकाल दिया कि तुम कलकत्ता में आ नहीं सकते, बिहार में तुम नज़रबंद रहोगे, जाओ यहाँ से। तब कहीं आगे प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, उस समय वो छूटे बिहार से। व्यवधान के लिए खेद है, क्षमा करें। आज़ाद आईएनसी से जुड़ गए और वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। क्यों? गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, गांधी जी भारत की आज़ादी की स्वराज की बात कर रहे थे, गांधी जी अंग्रेजों की हर तरफ बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। इस बात से आज़ाद काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी जी का बढ़ चढ़ कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में समर्थन किया। यहाँ तक कि खिलाफत आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी का कहना था ये दोनों मूवमेंट एक साथ चलेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इस तरीके से विद्यमान हो जाएगी। आज़ाद का भी यही कहना था कि हम भी दोनों मूवमेंटों में शामिल होंगे। और उन्होंने अन्य मुस्लिमों से भी कहा कि सभी लोग दोनों मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर शामिल हों, हमारे दो उद्देश्य इससे पूरे होंगे, पहला भारत की आज़ादी और दूसरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसके बाद 1923 में आज़ाद प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और एक सुनहरा इतिहास रच दिया उस समय पे आज़ाद ने। आज़ाद सबसे छोटे व्यक्ति थे उन 35 साल के, जो अब तक आईएनसी का सबसे छोटा यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना था। 35 साल की उम्र में अब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था आईएनसी का, लेकिन आज़ाद बने। आज़ाद ने इतिहास रच दिया उस दिन। सॉरी। मौलाना आज़ाद ने 1930 में जो गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, उसमें भी बढ़ चढ़कर समर्थन किया था और नमक कानून को तोड़ा था, जिसके चलते अंग्रेज सरकार ने मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया और 1.5 साल मेरठ की जेल में रखा। परंतु फिर भी उनका जो क्या कहते हैं, उस
देश को आज़ाद कराने की ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने पुनः भारत की बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और 1940 में जाकर पुनः आईएनसी के प्रेसिडेंट बने और 1946 तक आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। इस 6 साल प्रेसिडेंसी उनके हाथ में रहने का सबसे बड़ा कारण था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हो गया, जिसके बाद सभी बड़े-बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया, आईएनसी को 2 साल तक जेल में रखा गया। उसके बाद जब वे छूट के आए तो कई सारे मिशन आ रहे थे, उस समय पे आईएनसी का सेशन नहीं लग सका, इसलिए 1940 में सेशन लगा, उस समय पे नया प्रेसिडेंट चुना गया। इसलिए 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और यहाँ तक कि अबुल कलाम आज़ाद ने जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत विभाजन की जो नीति रखी थी उसका बढ़ चढ़कर वीमेंटली जोरदार तरीके से विरोध किया कि मुस्लिम लीग का जो ये व्यू है भारत को विभाजित करने का वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुस्लिम लीग की क्षमता ही नहीं है कि वो भारत के मुसलमानों को जिस क्षेत्र को वो मांग रही है उसमें वो रख सके। अंततः मुस्लिम लीग पूरे मुसलमानों को नहीं रख सकती, और अगर वो रखने की कोशिश भी करेगी तो वो कई सारे हिंदुओं को विस्थापित कर देगी, वहाँ से निकाल देगी, और फिर भी वो कई सभी मुसलमानों को नहीं रख पाएगी उन क्षेत्रों में, ना ही उनका पालन पोषण कर पाएगी। इसलिए उन्होंने खुलेआम उस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा गलत मांग है, भारत देश अकेले हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का भी है, इसलिए हमको कोई हक नहीं है कि हम मांगें एक अलग राष्ट्र के रूप में कि मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दी। उन्होंने कहा भारत अखंड होगा, एक होगा, उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। इस बात को लेकर आईएनसी में काफ़ी उनका समर्थन हुआ, और यहाँ तक कि जब श्री राजा गोपालाचारी ने 1940-41 की बात है, तब गांधी जी के कहने पर जिन्ना से बात की थी कि हम दोनों मिलकर आज़ादी ले लेते हैं, उसके बाद जब विभाजन की जो भी होगी रेफरेंडम करा के विभाजन करा लेंगे। इस बात पर इतना विरोध किया अबुल कलाम आज़ाद और अन्य सभी आईएनसी नेताओं ने कि श्री राजा गोपालाचारी को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी आईएनसी की। उसके बाद तो भारत आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ, अंततः कोई और इसका भी समाधान ही नहीं निकला था। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का शो बॉय कहते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल हम करते हैं, जबकि अबुल कलाम आज़ाद हर बार आगे खड़े हुए आते कहते हैं आप प्रतिनिधित्व नहीं करते, आपकी पार्टी में इतने मुसलमान भी नहीं है, हमारी पार्टी में आइए देखिए आईएनसी में कितने सारे मुसलमान हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उससे पहले बदरुद्दीन तैयब जी, गिनती ही नहीं है, कई सारे हैं। चलिए हमने देखा प्री इंडिपेंडेंस में उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। उसके बाद हम देखते हैं भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद उनने क्या कंट्रीब्यूट किया भारत में, ये तो मालूम ही है आपको। ही हैड बिकम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब हम एक और चीज़ बताते हैं आपको उन्होंने भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव रखी, उन्होंने भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी, उन्होंने भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी। उन्हीं के टेन्योर में जब वो शिक्षा मंत्री थे इन सभी चीज़ों की नींव रखी गई, आईआईटी, आईआईएस, और यहाँ तक कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इन सभी की नींव उन्हीं के कार्यकाल में रखी गई। और इसके अलावा उन्होंने 3 महत्वपूर्ण अकेडमी भी स्थापित करवाई। एक साहित्य अकेडमी, जिससे साहित्य को बढ़ावा मिले भारत देश में, एक संगीत नाटक अकेडमी, जिससे भारतीय म्यूज़िक, जो साहित्य भारत का म्यूज़िक आपने सुना होगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये भारतीय संगीत है, और भारतीय डांस हैं ये, और भारतीय म्यूज़िक कौन सा ग्वालियर घराना, इस सब के जो म्यूज़िक थे, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, इन सब के जो म्यूज़िक थे, राग थे, इन सबको बढ़ावा मिले। ललित कला अकेडमी, जिससे जो चित्रकला है, पेंटिंग, उसको बढ़ावा मिले। और फिर मैंने आपको बताया 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थडे को एज अ एजुकेशन डे के रूप में मनाना शुरू किया, और उनको उनकी मृत्यु 1958 में एक स्ट्रोक आने से हो गई। स्ट्रोक आया था उनको, स्ट्रोक होता हार्ट, दिल में, इसके आने से उनकी मृत्यु हो गई। और पोस्टह्यूमसली 1992 में, मतलब पोस्टह्यूमसली मतलब मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद 1992 में उनको भारत रत्न से भी, भारत रत्न जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, से भी सम्मानित किया गया। आज मैं अपने एक नेता को सलाम करता हूँ, आप सभी भी उनको सलाम करें। जय हिंद, धन्यवाद। वेट, मैं आप सभी लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, केवल देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, आपको नई वीडियोज़ और अच्छी वीडियो जैसे आपको सजेशन देने वैसे दीजिए कि इस तरीके से वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर बनाइए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएंगे। इतिहास का कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, आप उस पर वीडियो बनवाइए, हम आपको सभी पर वीडियो देंगे। आप लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत पैसा हमको भी मिलने दीजिए यूट्यूब से। धन्यवाद।